दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ। आज ये दास्तां और कहानी है गुजरे दौर के ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया की फिल्मों की, एक ऐसी खूबसूरत अदाकारा की जिसके तीखे नए नक्श, चमकता चेहरा और गजब की बोलने की कला में ऐसा जादू था कि फिल्म निर्माता हो या अभिनेता सभी इन्हें देखते ही फिल्मों में रखने के लिए हो जाते थे राजी। बेशरम, उस वक्त तेरी इज्जत कहाँ गई थी जब तू शराब के नशे में नाच रही थी? आज बात हिंदी सिनेमा की एक बेहद टैलेंटेड और गुड लुकिंग एक्ट्रेस की, जिसने महज 9 साल की उम्र में ही कर दिया था फिल्मों में अपना डेब्यू और आगे चलकर 700 फिल्मों में काम करके दर्ज करा लिया था गिनीज बुक में अपना नाम। पहले तो तुम लोग मेरे खानदान के पीछे पड़ गए थे और अब मेरे खानदान की आखिरी निशानी मेरे भतीजे पर हाथ उठाता है। अब इस घर के 2 हिस्से होंगे और जरूर होंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 40 के दशक की इस बेहद हॉट और बोल्ड एक्ट्रेस, जिसने आज से लगभग 90 साल पहले हिंदी फिल्म में बिकनी पहनकर मचा दी थी ऐसी खलबली कि रातों रात हो गई थी पूरी दुनिया में ये मशहूर। अरे बाबा, क्या गड़बड़ घोटाला है, मेरे को भी बोलो। दोस्तों, आज सच्ची कहानी एक ऐसी अभिनेत्री की जो भारत की पहली मूक फिल्म का हिस्सा रही, तो वही पहली हीरोइन जिसने हिंदी सिनेमा में शुरुआत की महिला खलनायिका के किरदार की। चल हट, अपने रिश्तेदारों को बुलाकर मुझे पिटवाया और ऊपर से हमदर्दी जताती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस अभिनेत्री की दमदार एक्टिंग का आलम ये था कि इनके नेगेटिव अभिनय और खलनायिका के किरदार की वजह से इस अभिनेत्री को असल जिंदगी में खूब गालियां पड़ती, तो वहीं लोग इनसे करने लगे थे बेपनाह नफरत। जहरीली नागन सीधे साधे आदमी पर इल्जाम लगाती है, शर्म नहीं आती? नीच, वो नहीं जाएंगे तो ही चले जाए यहाँ से। जाती है ये, धक्के मार के निकालो। दोस्तों, और क्या आप ये भी जानते हैं कि इस अभिनेत्री की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था कि इस एक्ट्रेस की अपार सफलता और स्टारडम से बौखलाए एक दिग्गज अभिनेता ने एक सीन के दौरान इन पर कर दिया था ऐसा जोरदार हमला कि इसमें चली गई थी इनकी एक आंख की रोशनी, जिसकी वजह से ये अदाकारा हो गई थी अंधी। अपना फैसला बदल दो, अपना फैसला बदल दो भगवान, बचा लो भगवान, बचा लो भगवान। दोस्तों, जिंदगी की जंग लड़ रही इस अभिनेत्री के साथ ऐसा क्या हुआ कि जिस पति से ये करती थी बेपनाह मोहब्बत, उसी पति ने इस बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस को धोखा देकर इनकी ही बहन के साथ बना लिया था वो नाजायज संबंध, जिसकी वजह से ये अदाकारा हो गई थी पागल। तुम्हारे बाप ने इस उम्र में दूसरी शादी की है ना, वो तुम्हारी सौतेली माँ आ रही है। और दोस्तों, जिंदगी के अंतिम दिनों और आखिरी सांसों के बीच बेहद गंभीर बीमारी से जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही इस अभिनेत्री को क्यों इनका सगा बेटा छोड़कर चला गया हमेशा के लिए, और क्यों सिनेमा की सबसे मशहूर और टैलेंटेड अभिनेत्री से पूरी इंडस्ट्री ने कर लिया था किनारा, जिसकी वजह से ये खूबसूरत अदाकारा और खलनायिका तड़प तड़प कर मर गई और गुमनामी की मौत में अलविदा हुई। इस अभिनेत्री की लाश को कीड़े खा गए। बताएंगे और भी बहुत कुछ ऐसा जिसे सुनकर आप सभी की आंखों से निकल आएंगे आंसू। तो इस अभिनेत्री का पूरा सच जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। जिसे मैंने जन्म दिया था उसी ने मेरे नाम पर धब्बा लगा दिया। नमस्कार, आदाब, आभार। बॉलीवुड नॉवेल के इस खास एपिसोड में हम बात कर रहे हैं मूक फिल्मों से लेकर ट्रेजेडी और एक्शन फिल्मों तक में काम करने वाली एक ऐसी अभिनेत्री की जिसने हर तरह के रोल निभाए, जो फिल्मों में कभी क्रूर सास बनी तो कभी फिल्म की खूबसूरत हीरोइन। इस अभिनेत्री के अभिनय का ऐसा जादू था कि लोग इनको असल जिंदगी में समझने लगे थे बेहद बुरी खलनायिका। अपनी इसी प्रतिभा और बेहद आकर्षक किरदार की वजह से ये पूरी दुनिया में जानी और पहचानी गई ललिता पवार के नाम से। आप मुझे बहुत बुरी समझते हैं ना? मैं कहती हूँ आप मुझे नहीं समझते, बिल्कुल नहीं।
कौन थी ललिता पवार? कैसे फिल्मों में कोई गॉडफादर न होने के बावजूद भी वो बन गयी एक ऐसी अभिनेत्री जिनके बिना उस जमाने की फिल्में रहती थी अधूरी? उनका कौन सा ऐसा किरदार था जिसमें उन्होंने ऐसी जान फूंकी कि वो हमेशा हमेशा के लिए हो गया था अमर? और इन्हें ऐसी कौन सी बीमारी हो गई थी जिसके होने की वजह वो अपने नेगेटिव कैरेक्टर से मिली बद्दुआओं को मानती थीं? सब कुछ बात करेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं ललिता पवार के शुरुआती जीवन और पढ़ाई लिखाई के बारे में। लटपट 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 तुझं चालणं ग मोठ्या नखऱ्याचं चालणं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बॉलीवुड नॉवेल के इस एपिसोड में। झूमे रे ओ मेरी। ललिता पवार का जन्म 18 अप्रैल 1916 को नासिक में हुआ था। उनके पिता का नाम लक्ष्मण राव शागुन था, जो बड़े सिल्क व्यापारी थे। इनकी माता का नाम था अनुसुईया। ललिता जब पैदा हुई तो इनका नाम रखा गया अम्बा लक्ष्मण राव शागुन। इनके नाम को लेकर भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। दरअसल इनकी माँ अनुसुईया जब गर्भवती थी और बच्चा होने वाला था तो उन्होंने पास के ही देवी माँ के मंदिर में पूजा करने की इच्छा जताई, लेकिन मंदिर पहुंचकर जैसे ही वो वहाँ की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी, उन्हें तेज लेबर पेन शुरू हो गए। जब तक अनुसुईया को वापस घर या फिर हॉस्पिटल लेकर जाया जाता, उन्होंने मंदिर में ही एक प्यारी सी खूबसूरत बच्ची को जन्म दे दिया। चूँकि ये माता के मंदिर में जन्म हुआ था, इसलिए घर वालों ने इसे माता का आशीर्वाद जानकर इस बच्ची का नाम अम्बा रख दिया। ये बच्ची बेहद खूबसूरत और सुंदर आंखों वाली थी, जो घर की लाडली बन गई थी। धीरे धीरे अम्बा बड़ी हो रही थी। हालांकि उस समय लड़कियों की पढ़ाई लिखाई पर जोर नहीं दिया जाता था, इसलिए अम्बा भी पढ़ने लिखने से दूर ही रही। अम्बा जब 9 साल की थी तो अपने माता पिता के साथ छुट्टियां बिताने गांव गई। उन दिनों वहां आर्यन प्रोडक्शन के बैनर तले एक रामलीला थीम की फिल्म की शूटिंग चल रही थी। छोटी सी अम्बा को बचपन से ही एक्टिंग का बड़ा शौक था, सो अपने भाई के साथ वो चल दी उस फिल्म की शूटिंग देखने। जब अम्बा वहां पहुंची तो वहां उसे कुछ नजर नहीं आया। जिज्ञासावश वो अपने भाई के कंधे पर बैठकर दीवार के उस पार झांकने लगी ताकि वो उन कलाकारों को देख सके। लेकिन अगले ही पल इस छोटी सी बच्ची के हाथ में कुछ नुकीली चीज चुभ गई और खून निकलने लगा। भाई ने जब खून निकलते हुए देखा तो जल्दी से हाथ में कपड़ा बांधने लगा ताकि खून को रोका जा सके। तो उस लड़की को मैंने नीचे किया और मैं उसके कंधे पर चढ़ गई। ऐसे मेरे हाथ नीचे गए ही थे कि मेरे हाथ पर एक लकड़ी आके पड़ी और मेरा हाथ कट गया यहाँ से यहाँ तक। इसी बीच वहाँ फिल्म के डायरेक्टर भी आ गए और गुस्से में बोले कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? दिखता नहीं कि यहाँ फिल्म की शूटिंग चल रही है? इस पर भोली सी अम्बा ने जो जवाब दिया, उसे सुनकर डायरेक्टर भी गुस्सा भूलकर हंसने लगे। अम्बा ने जवाब दिया, हम तो यहाँ रामायण देखने आए थे, लेकिन ये रामायण तो हमारे गाँव जैसी नहीं है। यहाँ लोग बिना कुछ बोले इधर उधर बस उछल रहे हैं। दरअसल उन दिनों मूक फिल्मों का दौर था जिसमें आवाज नहीं होती थी। फिल्म के डायरेक्टर को इस छोटी सी बच्ची की बात बहुत पसंद आई और वो इस लड़की को अपनी फिल्म में लेने की इच्छा जाहिर करने लगे। हमको उन्होंने टांगे में बिठाया और घर लाया तो मैं पहले ही कूद करके घर में गई और बुआ जी से कहा कि बुआ जी वो रामलीला वाले आए हैं और हमको रामलीला में काम करना है, हमको करने दीजिए। दूसरे दिन अम्बा आर्यन फिल्म कंपनी में अपने माता पिता को लेकर जाती है और उनकी सहमति से वो इस कंपनी में 3 वर्ष के लिए अनुबंधित हो जाती है। उसका मासिक वेतन तय होता है 18 रुपए। 1927 में आई इस फिल्म का नाम था पतित उद्धार, जिसमें ललिता ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था। इस फिल्म में वो बाल कलाकार थी। अगर इस फिल्म को छोड़ दिया जाए तो उनकी पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी, जो साल 1928 में आई थी। ये देश की पहली साइलेंट फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने कई साइलेंट फिल्मों में लीड रोल प्ले किया और अपनी अलग पहचान बनाई। जब ललिता पवार धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, तभी उन दिनों स्टंट फिल्में बनना भी शुरू हो गई थी। बस फिर क्या था, ललिता पवार ने उसमें भी गजब की प्रतिभा का प्रदर्शन किया और हमेशा की तरह खूब वाहवाही बटोरी। साइलेंट से टॉकी का जमाना आ गया, मुझे भी टॉकी फिल्में मिलने लगी
ललिता पवार एक ऐसी दिग्गज अभिनेत्री थी जिन्होंने मूक से लेकर बोलती फिल्म और ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों से लेकर कलर फिल्मों तक में काम किया। जब उन्होंने लीड रोल किया तो लोग उनके दीवाने हो गए। जब उन्होंने माँ का रोल किया तो लोगों के बीच उन्होंने एक अलग भावुक सी पहचान बनाई। वहीं जब उन्होंने एक क्रूर दुष्ट सास का किरदार निभाया तो ऐसी दमदार एक्टिंग की कि लोग वाकई उनसे नफरत करने लगे थे। ये सब उनकी दमदार अभिनय की बानगी थी। ललिता के दमदार अभिनय का नमूना ये भी है कि उन्होंने एक ही फिल्म में 17 किरदार निभाकर रिकॉर्ड बना दिया था। ये फिल्म थी चतुर सुंदरी। इसमें 17 किरदार निभाकर उन्होंने ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिसे आज भी कोई अभिनेत्री तोड़ नहीं पाई है। ललिता पवार प्रतिभा की बेहद धनी थी। न सिर्फ एक्टिंग बल्कि सिंगिंग में भी उन्हें महारत हासिल थी। उस दौर में एक्ट्रेस को अपनी फिल्मों में गाने भी गाने पड़ते थे, इसीलिए ललिता ने संगीत की भी शिक्षा ली और कई फिल्मों में खुद ही गाने गाए। ललिता ने अपने करियर में प्यारी कटार, जलता जिगर, मस्तीखोर माशूक, चतुर सुंदरी और हिम्मते मर्दा जैसी ढेरों फिल्मों में काम किया। ललिता पवार एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने वो करके दिखाया जो उस समय कोई एक्ट्रेस करने का सोच भी नहीं सकती थी। एक दौर ऐसा भी था जब वो बेहद बोल्ड और हॉट अभिनेत्री के तौर पर जानी जाती थी। ललिता पवार को बॉलीवुड की पहली बिकनी गर्ल के रूप में भी जाना जाता है। आज भी जब एक्ट्रेस के कपड़ों को लेकर उन्हें ट्रोल किया जाता है, सोचिए उस जमाने में ललिता पवार ने बिकनी पहनकर सनसनी मचा दी थी। ये फिल्म थी देवी खजाना। फिल्म जब रिलीज हुई तो लोग ललिता पवार के लुक को देखकर सभी हैरान रह गए। तो वहीं फिल्म पति भक्ति में तो ललिता पवार ने किसिंग सीन देकर वो चर्चा का विषय बन गयी। उस तरह के सीन देना उन दिनों बेहद चैलेंजिंग काम था और अम्बा को नए नए चैलेंज में काम करने का शौक था। वो ऐसा कुछ करना चाहती थी जिसे किसी ने न किया हो। 16 साल की जिस उम्र में लोग ये तक डिसाइड नहीं कर पाते कि वो आगे क्या करेंगे, उस उम्र में ललिता पवार फिल्म निर्माता बन गई थी। ये फिल्म थी कैलाश, जो साल 1932 में रिलीज हुई। इस फिल्म में ललिता पवार ने नायिका, खलनायिका और माँ का किरदार निभाया। ये सारी फिल्में मूक थी, यानी लोग सिर्फ एक्टिंग करते थे, लेकिन इसमें कोई डायलॉग्स नहीं होते थे। अम्बा ने पहली बोलती फिल्म की जिसका नाम था हिम्मते मर्दा। ये फिल्म आई 1935 में। इस फिल्म में वो एक्टिंग के साथ साथ डायलॉग्स भी बोलती हुई नजर आई और उन्होंने इसमें गाना भी गाया। गाने के बोल थे, नील आभा में प्यारा गुलाब रहे। ये फिल्म तो सुपरहिट रही, साथ ही साथ दर्शकों ने इस गाने को भी खूब पसंद किया। पहली फिल्म थी मेरी हिम्मते मर्दा मदद खुदा। वो पिक्चर मेरी बहुत अच्छी गई। उसके बाद मुझे बहुत पिक्चरें मिली। ये वो दौर था जब ललिता पवार रोज सफलता के झंडे गाड़ रही थी। इसी दौरान उनकी शादी हुई जाने माने निर्माता निर्देशक गणपत राव पवार के साथ। अम्बा ने गणपत राव के साथ कई फिल्में की थी। शादी के बाद उनकी लाइफ एकदम सेट हो चुकी थी। जहाँ परिवार में अच्छा माहौल था, वहीं उन्हें एक के बाद एक फिल्में मिल रही थी। उस समय अम्बा यानी ललिता पवार निर्माता निर्देशकों की पहली पसंद बन गई थी। अम्बा को ऐसा महसूस होने लगा था कि अपनी लाइफ में उन्हें जो कुछ चाहिए था वो मिल चुका है, लेकिन उन्हें आने वाले तूफान के बारे में जरा भी अंदाजा नहीं था। ललिता पवार अपने जिस भविष्य को चमकता हुआ देख रही थी, दरअसल वो एक बुरे सपने के जैसा उनकी जिंदगी में दस्तक देने वाला था। और इसके बाद आखिर वो दिन आ ही गया जब अम्बा की लाइफ में दो ऐसी घटनाएं घटी जिसकी वजह से उनकी पूरी दुनिया ही बदल गई। दरअसल जिस फिल्म निर्माता को उन्होंने हंसते हंसते जन्म जन्मांतर का साथी माना था, उस पति ने उन्हें धोखा दे दिया। अचानक अम्बा को पता चला कि उनके पति का किसी और महिला के साथ भी संबंध है। ये एक ऐसा दुख था जिससे अम्बा पूरी तरह से टूट गई थी। लेकिन जब
उन्हें ये पता चला कि उनकी सौतन यानी जिससे उनके पति के नाजायज संबंध हैं, वो कोई और नहीं बल्कि इनकी ही छोटी बहन है, तो मानो उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वो इस बात पर यकीन नहीं कर पा रही थी कि उनकी अपनी बहन ने ही उनकी दुनिया उजाड़ दी थी। ललिता पवार पूरी तरह से टूट चुकी थी। वो अभिनेत्री जिसके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक ऐसा लगा जैसे पूरा जीवन तबाह हो चुका है। दुख, परेशानी और उदासी में अम्बा की जिंदगी उन्हें किसी बोझ की तरह लगने लगी थी और फिर उन्होंने अपने पति से अलग होने का फैसला कर लिया। दुख भरी जिंदगी गुजार रही थी वो, लेकिन जिंदगी सबको संभलने का मौका देती है, लिहाजा ललिता पवार को भी ये मौका मिला और ललिता पवार ने फिल्म निर्माता राजकुमार गुप्ता से दूसरी शादी कर ली। इस शादी से ललिता पवार के यहाँ एक संतान हुई जिसका नाम उन्होंने जय पवार रखा था। अपनों से मिले गम को अम्बा धीरे धीरे भुलाकर नए परिवार के साथ आगे बढ़ रही थी। अब सब कुछ धीरे धीरे संभल रहा था, लेकिन एक बार फिर प्रकृति को कुछ और ही गवारा था, या शायद यूँ कहें कि फिल्मों में धमाकेदार अभिनय करने वाली अम्बा को रियल लाइफ में महज दुख, बेबसी और लाचारी ही लिखी थी। साल 1940 की बात है जब जंगे आजादी नाम की फिल्म की शूटिंग चल रही थी। इस फिल्म में अम्बा मुखिया की बेटी का रोल निभा रही थी। फिल्म का एक सीन था कि कुछ गुंडे उन्हें अगवा करने आएंगे और थप्पड़ मारेंगे। जब अम्बा बेहोश हो जाएंगी तो वो उन्हें उठाकर अपने साथ ले जाएंगे। सीन को अम्बा के साथ जाने माने अभिनेता भगवान दादा को करना था, उन्हीं को थप्पड़ मारना था। तो वो एक थप्पड़ मारता तो मैं गिर जाती हूँ और वो उठा के ले जाते, ऐसा सीन था। अब सीन शुरू होता है। भगवान दादा अम्बा के पास आते हैं और जोरदार थप्पड़ जड़ देते हैं। थप्पड़ लगते ही अम्बा गिर जाती है और जमीन पर ही पड़ी रहती है। ये शॉट एकदम परफेक्ट शॉट था। थप्पड़ से लेकर अम्बा के गिरने और बेहोश होने तक सब कुछ एकदम रियल जैसा था। पूरी टीम खुश थी, लेकिन ये क्या, शॉट पूरा हो जाने के बाद भी अम्बा जमीन पर बेसुध पड़ी थी। अब क्रू मेंबर्स को थोड़ी चिंता होने लगती है। फिर अचानक अम्बा के कान से खून निकलता हुआ दिखाई देता है। लोग दौड़ते हैं और देखते हैं कि ये कोई एक्टिंग नहीं बल्कि अम्बा वाकई में बेहोश पड़ी हैं। आनन फानन में अम्बा को अस्पताल ले जाया जाता है और अम्बा एडमिट हो जाती हैं। भगवान दादा का वो थप्पड़ इतना तेज था कि इससे अम्बा के कान का पर्दा फट जाता है और आँख की एक नस को भी नुकसान पहुँचता है। लेकिन मैं वाकई में बेहोश हो गई और कान में से खून निकलने लगा। हालांकि इतना भी होता तब भी कुछ हद तक ठीक रहता। अम्बा को जिस जगह इलाज के लिए ले जाया गया वहाँ डॉक्टर्स की लापरवाही और गलत इलाज से अम्बा को पैरालिसिस अटैक यानी लकवा मार गया। दूसरे दिन मुझे पैरालिसिस हो गया। और जिस खूबसूरत नए नक्श के लिए अम्बा जानी जाती थी, उनकी अब एक आँख बेकार हो गई और छोटी दिखने लगी। इस समय अम्बा को इतना नुकसान पहुंचा था कि उन्हें ठीक होने में पूरे 4 साल लग गए, लेकिन आँख की वजह से उनका चेहरा बर्बाद हो चुका था। अम्बा को इस हादसे के पीछे जहां बहुत दर्द झेलना पड़ा, तो वहीं उनके चेहरे की बनावट बिगड़ जाने की वजह से सारे कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लिए गए। बाद मेरे सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गए और मैं 2 साल तक बीमार रही। यहाँ तक उन्हें जिस फिल्म में चोट लगी थी वो फिल्म से भी उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ये सब कुछ हुआ था उस एक थप्पड़ की वजह से। एक साथी कलाकार के जहन में उनको लेकर न जाने कौन सी ईर्ष्या थी जिससे अम्बा का पूरा करियर तबाह हो चुका था। वो अम्बा जो किसी का बुरा नहीं चाहती थी, जो अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर अपना नाम बना और कमा रही थी, किसी दूसरे की वजह से उनका पूरा करियर अब तबाह हो चुका था। अब अम्बा के लिए ऐसी स्थिति बन गई थी कि वो अपने अंदर ढेर सारी प्रतिभा को समेटे रहने के बावजूद सिर्फ चेहरे की वजह से फिल्मों से बाहर कर दी गई थी।
वो एक्टर डायरेक्टर जो इनके पीछे पीछे फिल्मों में काम करने के लिए भागा करते थे, वो आज इनकी सूरत तक देखने के लिए राजी नहीं थे। वक्त का पहिया कुछ ऐसे बदला कि हर एक फिल्मों की जान अम्बा को अब सेट के आसपास तक भटकने नहीं दिया जाता था। फिल्मों में रोल देना तो दूर की बात, कोई उनसे बात तक करने को राजी नहीं था। लेकिन अम्बा न जाने किस मिट्टी की बनी थी। ऐसा लगता था कि उन्होंने हारना सीखा ही नहीं है। कितने भी हालात बिगड़ जाएं, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती थी। वो अभी भी ये उम्मीद लगाए हुई थी कि वो काम करेंगी तो फिल्मों में ही करेंगी। ललिता पवार हादसे से उभरने के बाद भी फिल्मों में ही वापसी करना चाहती थीं, पर उन्हें अब समझ नहीं आ रहा था कि वो ये कैसे करें। एक दिन उनके गुरु उनसे मिलने पहुँचे। ललिता पवार ने अपनी दिल की बात उनसे कह डाली। ललिता पवार की बात सुनकर उनके गुरु ने कहा कि अभी तक लोग तुम्हें एक खूबसूरत अभिनेत्री के तौर पर देखते थे, लेकिन अब तुम्हें अपनी नई पहचान बनानी होगी, वो भी नए नाम के साथ। ललिता पवार जानती थी कि बाईं आंख खराब होने के बाद उन्हें कोई भी फिल्मों में बतौर एक्ट्रेस नहीं लेगा। अम्बा ने अपने गुरु की बात मानी और उन्होंने नई पहचान के साथ इंडस्ट्री में फिर वापसी की। एक मेरा कांटेक्ट था हंस कंपनी का, अमृत, तो उन्होंने मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं किया और 2.5 साल बाद मैं अच्छी हुई तो अमृत पहले काम शुरू किया। इस दौरान उनका नाम पड़ा था ललिता पवार। जब फिल्म इंडस्ट्री को ये लगने लगा था कि ललिता पवार अब एक्टिंग की दुनिया में कभी वापस नहीं आएंगी, तभी उन्होंने शानदार वापसी का फैसला किया और नायिका न सही खलनायिका बनकर वापसी की। तो वो पिक्चर अमृत निकली, उसके बाद मुझे फिर पिक्चरें सब मिलने लग गई, लेकिन हीरोइन की पिक्चरें ज़्यादा नहीं मिली मुझे मिली कैरेक्टर रोल, और अब तक मैं कैरेक्टर रोल ही कर रही हूँ सब। साल 1944 में आई फिल्म राम शास्त्री में उन्होंने गुस्सैल सास की भूमिका निभाई, जो लोगों को खूब पसंद आई। इसके बाद ललिता पवार ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और अपने करियर में कई यादगार रोल निभाए। दुर्घटना और ट्रीटमेंट के बाद उन्हें अब कैरेक्टर रोल्स ऑफर होने लगे। वहीं ललिता के लिए भी अब एक नया रास्ता खुल चुका था। पिछली फिल्म में एक क्रूर सास का रोल मिलने की वजह से अब उनकी पहचान एक खलनायिका की छवि के रूप में बन गई थी। इसके बाद उन्हें नेगेटिव रोल ही मिलने लगे। 1950 में आई फिल्म दहेज में भी ललिता पवार कठोर सास के किरदार में नजर आई थीं। इस फिल्म में दहेज की कुप्रथा को दिल छू लेने वाले अंदाज में दिखाया गया था। फिल्म में ललिता पवार के साथ पृथ्वीराज, करण दीवान, जयश्री, उल्हास, केशव राव दाते और मुमताज बेगम भी थे। दहेज में जयश्री की शादी ललिता पवार के बेटे से होती है। फिल्म में ललिता ने ऐसी सास का किरदार निभाया था जो दहेज के लिए अपनी बहू को प्रताड़ित करती है। मसाले और ड्रामा से भरी इस फिल्म में ललिता पवार ने गजब की अदाकारी की है। इसके बाद साल 1955 में गुरुदत्त और मधुबाला की लव स्टोरी को लेकर एक फिल्म रिलीज हुई। इस फिल्म में ललिता पवार ने मधुबाला की लालची चाची का किरदार निभाया, जो मधुबाला की प्रॉपर्टी हथियाना चाहती थी और इसीलिए गुरुदत्त संग उनकी शादी में वो रुकावट बनती हैं। यहाँ तक कि वो मधुबाला की नकली शादी करवाने की भी कोशिश करती हैं। इस फिल्म में ललिता पवार ने ऐसी चालाकी और लालचपन दिखाया है, जिससे ऐसा महसूस होता है कि असलियत में ही ललिता पवार ऐसी ही लालची औरत हैं। ललिता पवार की गजब की कला ने उन्हें दर्शकों के बीच एक गजब की खलनायिका के रूप में अब स्थापित कर दिया था। अब किसी महिला खलनायक का नाम आते ही सबके जहन में सिर्फ ललिता पवार की ही तस्वीर बनने लगती थी। यही वजह थी कि उन्हें रामानंद सागर की रामायण में मंथरा की भूमिका मिली, जो आज भी एक बेंचमार्क कैरेक्टर है। रामानंद सागर की रामायण से पहले ललिता पवार ने 1961 में रिलीज हुई फिल्म संपूर्ण रामायण में मंथरा का किरदार निभाया था। इस फिल्म में उनके साथ महिपाल, अनीता गुहा, एम.बी. व्यास, सुलोचना काटकर जैसे कलाकार भी थे। संपूर्ण रामायण का डायरेक्शन बाबू भाई मिस्त्री ने किया था। इस फिल्म के बाद ललिता पवार ने रामानंद सागर की रामायण में दुष्ट मंथरा का आइकॉनिक किरदार निभाया। अपने ही हाथों उसे दर-दर का भिखारी बनाने की मूर्खता की। तुम भरत की माँ नहीं, हृदयहीन हो, पापी हो, हत्या
इनको। इसके बाद साल 1962 में आई प्रोफेसर, जिसमें ललिता पवार को एक गार्जियन का किरदार दिया गया। दार्जिलिंग में रहने वाली ललिता पवार के ऊपर 2 बड़ी और 2 छोटी लड़कियों की जिम्मेदारी है। प्रोफेसर में ललिता का सारा गुस्सा और जली कटी बातें इन चारों लड़कियों को झेलनी पड़ती हैं। ललिता को चारों लड़कियों के लिए एक टीचर की तलाश है, जिसकी उम्र 50 से ऊपर है। फिल्म में शम्मी कपूर टीचर के किरदार में नजर आए, जो झूठ बोलकर और तिगड़मबाजी करके टीचर बनते हैं। इस फिल्म को भी दर्शकों से खूब वाहवाही मिली। तुम भी बिल्कुल अपनी माँ पर जा रही हो। इस तेजी का मैं तुम्हें वो मजा चखाऊंगी। क्या कहना चाहती हो? लगातार नेगेटिव रोल निभाकर अब ललिता पवार अपनी एक अलग पहचान बनाती जा रही थी। नेगेटिव रोल में उन्होंने सबसे ज्यादा खड़ूस सास के रूप में अभिनय किया। साल 1980 में आई 100 दिन सास के में भी उनका दमदार अभिनय देखा जा सकता है। ये एक फैमिली ड्रामा फिल्म थी, जिसमें ललिता पवार ने एक क्रूर सास का किरदार निभाया था। फिल्म में आशा पारेख, रीना रॉय, देवेन शर्मा, मनमोहन कृष्ण और राज बब्बर जैसे कलाकार अहम किरदारों में थे। फिल्म में ललिता पवार घर की बड़ी बहू आशा पारेख को खूब टॉर्चर करती हैं, लेकिन छोटी बहू के किरदार में नजर आए रीना रॉय उन्हें कड़ी टक्कर देती हैं। ललिता पवार एक बेहद दमदार और मजबूत महिला थीं। तमाम परेशानियों के बाद भी उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। उनके अंदर हमेशा एक उम्मीद की किरण जलती रही। लेकिन जिंदगी तो अभी एक बार फिर से ललिता को वो जख्म देने वाली थी, जिससे ललिता पवार बिल्कुल अनजान थी। भगवान ने उनकी किस्मत में इम्तिहान लेना ही लिखा था। जब ललिता पवार फिल्मों में विलन बनकर एक बार फिर वापसी कर चुकी थी, तभी उन्हें अचानक मुंह का कैंसर हो गया। जो अभिनेत्री अपने हुनर के दम से पूरी दुनिया जीत सकती थी, वो अभागन एक बार फिर से बेबसी और मायूसी के दलदल में समा गई और इस बार गुमनामी के ऐसे अंधेरे में डूबी जहां से वो बाहर नहीं निकल पाई। जब ललिता पवार को न ठीक होने वाली बीमारी का पता चला, तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि ये उनके नेगेटिव रोल करने का नतीजा है। लक्ष्मी को बचा लो भगवान, बचा लो भगवान। ललिता का मानना था कि फिल्मों में नेगेटिव रोल में लोग उन्हें इतनी बद्दुआएं देते थे, जिसकी वजह से उन्हें ये बीमारी हुई। जिंदगी का भी कैसा खेल था। जो अभिनेत्री फिल्मी पर्दे पर अपने अभिनय से जान डाल देती थी, उसी अभिनेत्री को लोग इतनी ज्यादा बद्दुआएं देंगे कि एक दिन ये अभिनेत्री सच में जिंदगी की एक एक सांस के लिए नरक की जिंदगी की आग में झोंक दी जाएगी। शायद ललिता पवार को अगर ये बीमारी न हुई होती, तो वो एक ऐसी अभिनेत्री के रूप में जानी जाती कि जहां उनकी गिनती गुजरे जमाने की टॉप एक्ट्रेसेस में होती। 1990 में ललिता पवार को जबड़े का कैंसर हुआ, जिसके बाद वो अपने इलाज के लिए पुणे गयी। कैंसर की वजह से उनकी दिन पर दिन हालत बिगड़ती जा रही थी। इससे न सिर्फ उनका वजन कम हो गया था, बल्कि उनकी याददाश्त भी कमजोर हो गई थी। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे दुखद चीज थी, वो था उनका अकेलापन। वो ललिता पवार जो बचपन से भरे पूरे परिवार में रहती थीं, लेकिन अब उनके मुश्किल दिनों में उनके पास कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे मानो सबने उनको ठुकरा दिया हो, जिंदगी और मौत के बीच अकेला छोड़ दिया हो। अब वो वक्त आ चुका था जब पूरी जिंदगी तमाम मुश्किलों में भी संघर्ष करने वाली ललिता पवार जिंदगी की जंग हार गईं और आखिरकार उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। 24 फरवरी 1998 को उनकी मौत हो गई। एक्ट्रेस के बेटे को उनके निधन की जानकारी तब लगी जब बार बार कॉल करने के बावजूद वो फोन नहीं उठा रही थी। इसके बाद वो उनके पुणे स्थित आवास पर पहुँचे, जहाँ उन्हें पता चला कि ललिता की मौत 3 दिन पहले ही हो चुकी है और उनकी लाश बुरी तरह से सड़ चुकी थी, जिसको कीड़े खा रहे थे। इस भयावह मंजर को देखकर सभी की आंखों में आंसू आ गए। किसी ने भी नहीं सोचा था कि इस
खूबसूरत और शानदार अभिनेत्री का हाल ऐसा हो जाएगा। जो ललिता अपने फैंस के बीच घिरी रहती थी, जिनके पास फिल्मों की कमी नहीं थी, वो ललिता गुमनामी और बेबसी में घुट घुट कर मरने को मजबूर हो गयी। बेटा भी होने के बावजूद उनको कोई सहारा नहीं मिला। ललिता पवार जो मंदिर की सीढ़ियों पर पैदा हुई थी, उस ललिता पवार को भगवान ने न जाने ऐसी सजा क्यों दी कि उनको ये दर्दनाक मौत मिली। जिस अभिनेत्री ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, उसके साथ उनकी किस्मत ने जुल्म की हर इंतहा पार कर दी। जिंदगी और मौत की जंग में आज ललिता पवार हमेशा के लिए खाक हो चुकी हैं। लेकिन ललिता पवार कभी मर नहीं सकती हैं। ललिता पवार हमेशा अपनी हिंदी फिल्मों और उनमें निभाए गए शानदार अभिनय की वजह से हिंदी सिनेमा के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेंगी और हमेशा आसमान के उच्च पायदान पर चमकती रहेंगी। आज सिनेमा बहुत आगे बढ़ चुका है, लेकिन चाहे प्रियंका चोपड़ा से लेकर रानी मुखर्जी एक्शन करती हुई नजर आती हो, या फिर दिशा पटानी से लेकर दीपिका पादुकोण बिकनी में सनसनी फैलाती हो, लेकिन इन हीरोइनों को ये रास्ता दिखाने वाली ललिता पवार ही थी। दुख होता है कि जिस अभिनेत्री ने हर सिचुएशन में हर रोल को एक चैलेंज के तौर पर स्वीकार किया, उसकी मौत के समय सबने उनसे दूरी बना ली थी। पहले गलत इलाज के चलते आंख बेकार हो गई, उसके बाद कैंसर ने उनकी जान ले ली। आज फिल्में भी हैं, एक से बढ़कर एक कलाकार भी हैं, लेकिन ललिता पवार हमारे बीच नहीं है। अगर है तो सिर्फ उनकी वो यादें जो उन्होंने अपने गजब के हुनर के चलते हमारे बीच छोड़ी हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ललिता पवार अपने जमाने की वो लेजेंडरी अभिनेत्री थी, जिनसे आज भी जिंदगी जीने से लेकर अभिनय तक बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हिंदी सिनेमा में न जाने कितने लोग आए और चले गए, सभी अपनी अपनी छाप लोगों के दिलों में छोड़ गए। वक्त बदलेगा, लोग भी बदलेंगे, लेकिन नहीं बदलेगा तो वो है हिंदी सिनेमा, जहां नए नए अभिनेता, अभिनेत्री और खलनायक आएंगे और अपनी जगह बनाएंगे। बॉलीवुड नॉवेल की पूरी टीम इस महान अभिनेत्री को श्रद्धांजलि अर्पित करती है। इज्जत और तेरी, उसे तो तूने एक बोतल शराब के बदले में बेच दिया है। बेशरम, उस वक्त तेरी इज्जत कहाँ गई थी जब तू शराब के नशे में नाच रही थी? दोस्तों, ये था ललिता पवार का पूरा जीवन का सफर, जिसको हमने आपके सामने हिंदी भाषा में बनाकर पेश किया। आपको ललिता पवार की जिंदगी से क्या सबक मिलता है, या आप ललिता पवार की जिंदगी को कैसे और किस नजरिए से देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको ललिता पवार की कौन सी फिल्म और कौन सा किरदार सबसे ज्यादा पसंद आया, ये भी हमें जरूर बताएं। और दोस्तों, आपको हमारे द्वारा बनाई गई ये सच्ची दास्तां अगर पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। साथ ही कमेंट में आप ये भी बता सकते हैं कि आगे हम किस दिग्गज की बायोग्राफी बनाएं और आपके सामने लेकर आएं। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर एक ऐसे ही किसी दिग्गज कलाकार के जीवन की कुछ खट्टी मीठी बातों को लेकर। दोस्तों, तब तक आप अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। बचपन खेले आए जवान।